हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरवीएल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो एक नया सुनहरा अवसर आप लोगों के सामने आया है। और ये अच्छी बात है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो टीईटी एग्ज़ाम से पहले ही होगा, यानी जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि टीईटी का एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम के बाद में होगा। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती, ये इसका नोटिफिकेशन आया है। इसमें जैसी अभी न्यूज़ आ रही है फ़िलहाल 390 प्रधानाध्यापक के पद बताए गए हैं और 1504 सहायक अध्यापक के पद बताए गए हैं। टोटल यानी भर्ती होगी 1894 पदों पे, जैसा अभी न्यूज़ मिल रही है। तो इसमें हम लोग परिषदीय स्कूल और एडेड जूनियर हाई स्कूल के बारे में अंतर जानेंगे। परिषदीय स्कूल के सहायक अध्यापक, एडेड जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक और एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के वेतन के बारे में जानेंगे। भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए। वैसे नोटिफिकेशन में केवल स्नातक दे रखा है, लेकिन एक लाइन जोड़ रखी है 7वें संशोधन के अकॉर्डिंग जो भी योग्यता होगी। तो जानेंगे कि क्या है 7वें संशोधन में शैक्षिक योग्यता किस पद के लिए। फिर भर्ती का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है और परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। परीक्षा में चयन की मेरिट भी 7वें संशोधन में दी गई है और परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित होगा। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि परिषदीय स्कूलों और एडेड स्कूलों में अंतर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला जो अंतर है, परिषदीय स्कूलों का स्वामित्व जो है सरकार के हाथों में होता है और इनके जो टीचर्स की सैलरी है वो सरकार देती है। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूलों की बात करें तो इनका जो मैनेजमेंट होता है वो निजी हाथों में होता है या प्राइवेट हाथों में होता है। यानी कोई मैनेजमेंट जो है पूरा स्कूल बनवाता है और संचालित करता है। कुछ टाइम बाद उनको मान्यता मिल जाती है और उनमें से बहुत सारे विद्यालयों को सरकार अनुदान के रूप में एडेड घोषित करती है और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं एडेड स्कूलों के, उनकी भी सैलरी सरकार देती है। तो परिषदीय स्कूलों की तरह ही वहाँ के शिक्षक भी सरकारी आप कह सकते हैं। परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक, एडेड जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक और एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के वेतन की अगर बात करें तो अगर आप परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में ज्वाइन करते हैं तो एक मैं अनुमान बता रहा हूँ, आइडिया है, लगभग इतने से ही आपकी शुरुआत होती है। जैसे प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापक पे आप चयनित होते हैं के पद पर, तो 42,600 768 या कह सकते हैं इसी के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है परिषदीय विद्यालयों में। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो सहायक अध्यापक होता है उसकी सैलरी लगभग 54,373 के आसपास से शुरू होती है। ये एक लगभग इसी के आसपास रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अगर बात करें अब अगर बात की जाए एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के वेतन की, तो इसका वेतन लगभग 57,562 के आसपास होता है। इसमें आपके परिषदीय स्कूलों के जो सहायक अध्यापक होते हैं उनका ग्रेड पे आपका 4200 होता है और जो जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक होते हैं ये 4600 ग्रेड पे पर चयनित होते हैं और प्रधानाध्यापक का 4800 ग्रेड पे होता है। तो इनके अकॉर्डिंग सैलरी अगर देखी जाए तो लगभग इतनी सैलरी आपकी बनती है। अब हम लोग अगर आगे बात करें भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता की, तो जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि 7वें संशोधन के अनुसार इनकी योग्यता होगी। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि 7वें संशोधन में शैक्षिक योग्यताएं किस पद के लिए क्या दे रखी हैं। दोस्तों ये 7वें संशोधन के अनुसार योग्यताएं दे रखी हैं। ये पहली न्यूनतम अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद के लिए। तो सहायक अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय के से स्नातक की उपाधि और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगी जो निम्नवत हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा
जिस भी नाम से पुकारा जाए, जैसे बीटीसी वगैरह हो गया, तो ये हो गया आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा। या इसके अलावा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और इसके साथ साथ शिक्षा स्नातक यानी बीएड होना चाहिए, या बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट यानी बीटीसी होना चाहिए, या इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि यानी जो बीएलएड है वो होना चाहिए, या इसके अतिरिक्त 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड, बीए, बीएससी या बीएससी एड, बीएससी एड या इनमें से कोई भी हो वो आपका में से। और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब ये है कहने का कि इनमें से आपके पास कोई योग्यता होनी चाहिए, जो भी आपके डिप्लोमा दे रखे हैं या डिग्री दे रखी हैं, उसके अतिरिक्त आपका जूनियर टीटी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रधानाध्यापक पद की, तो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी। इसमें क्या है, पहला, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि या इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए। दूसरा, राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो निम्नानुसार है। तो इनमें से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस भी नाम से पुकारा जाए, जहाँ फिर इसके बाद या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक या बीएड, या बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट। इसमें आपको दोनों होनी चाहिए, स्नातक 50% अंकों के साथ और इसके साथ बीएड होना चाहिए, या बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी होना चाहिए, या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में उपाधि, या 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड, या इनके अलावा कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। और राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर, और इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस आपकी होनी चाहिए प्रधानाध्यापक के पद के लिए, यानी जूनियर टीटी एक तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, दूसरी चीज़ है कि आपको कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में। तो ये हैं आपकी शैक्षिक योग्यताएं 7वें संशोधन के अनुसार, ठीक है। तो इनमें से अगर आप कोई भी शैक्षिक योग्यता रखते हैं जिस पद के लिए, तो उस पद के हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। ये मैं केवल 7वें संशोधन के अनुसार जो भी दिया गया है योग्यताएं उनके बारे में बात कर रहा हूं। बाकी अभी जब फॉर्म वॉर्म आएगा तो उसमें और भी डिटेल में स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा गया है, उसमें स्नातक योग्यता लिख दी गई है और 7वें संशोधन के अनुसार लिख दिया गया है। तो ये आपका था 7वां संशोधन कि क्या क्या इसमें ज़रूरी है शैक्षिक योग्यताएँ किस पद के लिए। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियली आया हुआ है, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो बिंदु संख्या 1 पे अगर हम बात करें तो ये भर्ती कराने से संबंधित आयोजन कराए जाने के संबंध में कुछ बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा गया था और वही बिंदुओं के संदर्भ में मार्गदर्शन दिया गया है। तो जो आपकी नियमावली है 1978 के नियम 4 में
मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसमें केवल स्नातक ही दे रखा है। अभी हो सकता है जब ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन शुरू हो जाएं तब शायद स्थिति स्पष्ट हो। फिलहाल अभी तक के लिए इसमें यही लिखा हुआ है, और संशोधन की बात करें तो उसमें आपकी स्पष्ट स्थिति है कि किस पद के लिए कौन सी योग्यता चाहिए। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। जो परीक्षा का स्तर होगा आपका वो स्नातक स्तर से होगा। इसमें अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूलों हेतु निर्धारित मान्य एवं मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। तो एक तो भर्ती होगी भाषा की, जिसमें आपकी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा होगी। विज्ञान की एक भर्ती होगी और गणित विषय की होगी, और इसके साथ साथ सामाजिक विषय की भी एक भर्ती होगी। ठीक है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। तो आपका जो परीक्षा का लेवल होगा वो स्नातक स्तरीय होगा। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, और यह सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामाजिक विषय कह सकते हैं सामान्य अध्ययन की बजाय। भाषा, सामाजिक विषय तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। अब इसमें 4 जो आपके खंड दिए होंगे, भाषा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान और गणित, तो इनमें से किसी एक का चयन आपको करना है जिस विषय से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। भाषा में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है। आप संस्कृत से देना चाहते हैं तो संस्कृत वाला चयन करना है, हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी वाला, और अंग्रेजी से देना चाहते हैं तो अंग्रेजी वाला। प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, तो और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। तो यानी आपकी परीक्षा जो होगी वो टोटल 150 अंकों की होगी, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे जो सबके लिए अनिवार्य होंगे, और 100 प्रश्न होंगे जो विषय आप चुनेंगे उससे संबंधित आपके 100 प्रश्न होंगे। बिंदु संख्या 3 पे आते हैं। तो नियमावली 1978 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रावधानित किया गया है। तो इसमें एक तो आपका दे रखा है स्नातक। स्नातक की डेफिनेशन हमने बता दी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्नातक के रूप में योग्यता में बताई गई हैं, प्लस इसमें 5 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। और प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। ये अनिवार्य है 5 वर्ष का अनुभव। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए। तो इसमें सामान्य प्रशासनिक क्षमता से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियम, नियम, शासनादेश, शिक्षा विभाग से संबंधित गठित विभिन्न आयोग, समितियां और उनकी संस्तुतियों, शिक्षा नीतियों के संबंध में उनके विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं संबंधी का परीक्षण करने हेतु निर्धारित कर दिया जाए। तो इतने टॉपिक्स आपको अलग से प्रधानाध्यापक की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, जिससे अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग से के संबंध में सामान्य समझ एवं जानकारियों का आकलन किया जा सके। फिर बिंदु 4, 5 और 6 के संबंध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त ये जो नियमावली है 1978 के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। इसलिए प्रश्नगत चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त नियमावली 1978 में प्रावधानित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा। तो नियमावली में जो शैक्षिक अर्हता का वर्णन किया गया है उसके आधार पर किया जाएगा, और
यहाँ पे नोटिफिकेशन में डिटेल में आपको वो अर्हताओं के बारे में बताया नहीं गया है। फिर बिंदु संख्या 7 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जो नियमावली है 1978 के अंतर्गत असहायिक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल दोनों प्रकार के विद्यालयों में चयन किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रश्नगत भर्ती परीक्षा के द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन किया जाना है, जो कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा। अतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से अनुमति दिए जाने का औचित्य नहीं है। असहायिक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में यदि सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के पद पर चयन किया जाना होगा की स्थिति में चयन हेतु विज्ञापन की अनुमति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से दिया जाएगा। और ये एक मेन पॉइंट है के संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन कराया जाए। तो ये आपका इसमें स्पष्ट दे रखा है कि टीईटी का एग्ज़ाम जो है इस भर्ती के बाद में ही किया जाना है। अब हम लोग बात करते हैं भर्ती परीक्षा हेतु निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो पाठ्यक्रम में क्या निर्धारित किया गया है, ये आपका सामान्य ज्ञान का है जो 50 अंकों का होगा, जिसके बारे में पीछे बताया गया है। तो 50 अंकों का ये आपका सामान्य ज्ञान का पेपर है। पूरा जितना जो पीसीएस वाला सिलेबस होता है, सिलेबस लगभग वही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान। इसके अलावा रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, एनालॉजीज, एजर्शन एंड रीजन्स, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये आपका सामान्य ज्ञान का 50 अंकों वाला सिलेबस है। इसके बाद प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु खंड का, तो खंड का में अगर आप हिंदी भाषा चुनते हैं तो हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित, गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं। इंग्लिश का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क्स। संस्कृत का सिलेबस है, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित, गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियाँ। इसके बाद बात करें सामाजिक अध्ययन की, तो ये खंड खा है। खंड का में से केवल एक भाषा का आपको चयन करना है जैसा बताया गया है। तो सामाजिक अध्ययन में इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तर भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, भूतिवंश, दक्षिण भारत के राज्य, 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विघटन, मुगल साम्राज्य संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय एवं राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता। इसके अलावा ज्योग्राफी में सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का उपयोग एवं महत्व, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार। उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। इसके अलावा खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी चुनौतियां, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उसकी उपयोगिता,
प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। तो ये आपके हो गए खंड खा के। खंड गा की बात करें तो गणित का सिलेबस में दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसंख्याएं, बीजगणित, अवधारणा, चर, अचर, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री 1, 2 एवं त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा, युगम पद समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना यानी प्रायिकता, ग्राफ, दंड आरेख एवं मिश्रित दंड आरेख, वक्रीतल क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, घातांक एवं त्रिकोणमिति। विज्ञान के सिलेबस की बात करें तो दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर, पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों के अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल, यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु गुण, संघटन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित ग्रह प्रभाव, जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान की सावधानियां। इसके अलावा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रधानाध्यापक हेतु स्पेशली है। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल, वित्तीय प्रबंधन, विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि से जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। शैक्षिक प्रबंधन में कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एंड पुस्तकालय प्रबंधन, समय प्रबंधन के बारे में समय सारणी का निर्माण एवं प्रयोग, विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा और आपदा प्रबंधन। ये प्रधानाध्यापक के लिए शैक्षिक प्रबंधन वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु न्यूनतम समय सारणी निर्धारित की जाती है। विज्ञापन का प्रकाशन होगा 18 फरवरी 2021 को। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 22 फरवरी 2021 से प्रारंभ होगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 मार्च होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च होगी। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि होगी 10 मार्च। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव तक 10 मार्च 2021 तक। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि। जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि होगी 19 मार्च। जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची छात्र आवंटित सहित उपलब्ध कराने की तिथि होगी 21 मार्च तक। केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी NIC लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि होगी 23 मार्च। NIC लखनऊ द्वारा उपस्थित पत्रक प्राप्त कराने की तिथि 1 अप्रैल होगी। अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थित पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि 4 अप्रैल होगी।
प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना ये 5 अप्रैल तक की जानी है। डबल लॉक में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं मार्कशीट भेजने की तिथि होगी 9 अप्रैल। परीक्षा की तिथि आपकी 11 अप्रैल को होगी। सहायक अध्यापक पद हेतु समय 9 से 11:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे का। प्रधानाध्यापक पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र समय होगा 1 बजे से 3:30 बजे तक और द्वितीय प्रश्न पत्र का समय होगा 4:30 से 5:30 बजे तक। तो प्रधानाध्यापक हेतु 2 आपके एग्ज़ाम होंगे, एक से 3:30 बजे तक 2.5 घंटे का और दूसरा जो होगा 4:30 से 5:30 बजे तक। परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं, मार्कशीट और सील्ड बंडल सचिव, इससे आपका कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तर माला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि होगी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को 16 अप्रैल को आपका दोपहर में आंसर शीट आ जाएगी वेबसाइट पर जारी। उत्तर माला पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी 20 अप्रैल। प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निराकरण करने की तिथि 4 मई होगी। आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला के अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि होगी 7 मई। विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा फल घोषित करने की तिथि 11 मई। तो 11 मई को आपका परीक्षा फल घोषित हो जाएगा। ठीक है, अब मैं न्यूज़ का कुछ अंश आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1504 पद सहित कुल 1894 पदों की परीक्षा अलग अलग कराई जाएगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। शासन ने भर्ती की समय सारणी व पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। विज्ञापन 18 फरवरी को जारी होगा जबकि ऑनलाइन आवेदन 22 फरवरी से लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। तो ये 4 दिसंबर 2019 को 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। विशेष सचिव आर.बी. सिंह ने भर्ती के नियम व पाठ्यक्रम के साथ ही समय सारणी जारी कर दी है। अब इसमें कट ऑफ अंक जो इसी संशोधन के अनुसार हैं वो भर्ती परीक्षा के उत्तीर्ण अंक तय हैं। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 65 व आरक्षित वर्ग का जो कट ऑफ रहेगा वो 60% रहेगा। सामान्य वर्ग का कट ऑफ आपका 65% रहेगा और आरक्षित वर्ग का कट ऑफ आपका 60% के आसपास क्या 60% ही रहेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापक भर्ती व सेवा नियमावली 1978 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो ये न्यूज़ का कुछ अंश है, यानी जो कुछ भी होगा आपका 7वें संशोधन के अनुसार, न्यूज़ के अनुसार जैसा न्यूज़ में बताया गया है, मैं आपको न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि 7वें संशोधन के अनुसार ही शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए और ये जो कट ऑफ अंक हैं ये भी उसी में तय किए गए हैं। तो ये सारा न्यूज़ के अकॉर्डिंग है। बाकी अभी जब ऑफिशियल ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे कुछ डिटेल्ड आपको जानकारी दी जा सके। फ़िलहाल अभी तक जैसा कई स्रोतों से पता चला है वो यही जानकारी निकल के आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने आप को तैयार करिए और बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत ही अच्छा पद है, सरकारी ही होते हैं यहाँ के भी शिक्षक, इनकी सैलरी भी सरकार ही देती है। तो लग जाइए, बहुत कम समय है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।